हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस पढ़ेंगे। हमने क्लास 7 में चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 रेसों से वस्त्र तक पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लें इस चैप्टर में है क्या। तो रेसे क्या होते हैं, रेसे हमें किस प्रकार से प्राप्त होते हैं और रेसों से वस्त्र किस प्रकार बनता है, रेसों से वस्त्र तक की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 में आपने पादपों पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेसों फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेसे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 6 में हमने जो पादप द्वारा पौधों द्वारा जो फाइबर के जो रेसे थे वो हमें ऊन और रेशम के रेसे जंतु द्वारा प्राप्त होते थे, जो जानता रेसे थे। हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेसों को जानता रेसे कहते हैं। ठीक है, तो जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, जानता रेसे। ऊन के रेसे यानी फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेसे यानी जो फाइबर होता है वो भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून यानी कोश से प्राप्त होते हैं। रेशम के फाइबर जो हैं वो रेशम कीट के कोकून यानी कोश से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलता है? ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि जो भेड़ का ऐसा शरीर का कौन सा भाग है जहाँ से हमें रेशे प्राप्त होते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार में खरीदते हैं? क्या आपकी जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? ठीक है, तो जो हमारी भेड़ होती है उनके बालों द्वारा क्या होता है, हमें जो शरीर पे उनके बाल होते हैं उनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। और उनके रेशों की कटाई करने के बाद किस प्रकार जो है रेशम बनता है, फिर उसके बाद वस्त्र बनता है, वो हम आगे जानेंगे। तो आगे दिया गया है, इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है जानता रेशे। जानता रेशे आपको पता चल गया जो जानवरों द्वारा प्राप्त होते हैं। जानता रेशे दो तरह के होते हैं, एक तो ऊन और रेशम। ऊन और रेशम सबसे पहले हम देखेंगे 3.1 ऊन। भेड़ बकरी याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये जानवर जो हैं भेड़ बकरी और याक, ये सभी क्या हैं, हमें ऊन प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, जैसा कि चित्र 3.1, ये रहा हमारा चित्र 3.1। इस प्रकार घने बालों वाली भेड़, इन सभी जंतुओं से हमें क्या होता है, रेशे प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु उष्मा की कुचालक होती है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जो ये जंतु हैं इनके आवरण पर बालों की इतनी मोटी परत क्यों होती है? ये जो मोटी परत होती है वो क्या करती है, इनकी सुरक्षा करती है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, इनको जो ठंड है, ठंड से इनको क्या करती है, बचाती है। और ये जो है घने बाल है, इनको इनकी रक्षा करने के लिए सहायक होते हैं। और यहाँ पर दिया गया है, बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु उष्मा की क्या है, कुचालक है, जैसा हम अभी आगे के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती हैं। तो ये जो बाल हैं इन सभी जानवरों को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं, और ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। अगला 3.1 देखेंगे हम। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको
उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपके जो शरीर पे बाल हैं, बाहों में, सिर के बाल छूकर आप अनुभव कर सकते हो, बता सकते हैं कौन से बाल मोटे हैं, रूखे हैं, मुलायम हैं या कुछ भी। ठीक है, हमारी ही तरह की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक तो पहला है हमारा दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट के अव्यवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। ठीक है, तो हमारे जो शरीर पर होते हैं, एक तो दाढ़ी के बाल आप ले लीजिए, वो बहुत ही देखा होगा आपने कि वो बहुत रूखे होते हैं, कड़क होते हैं, और जो त्वचा के निकट के जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, तंतु रूपी बहुत ही मुलायम सॉफ्ट बाल होते हैं। तंतु रूपी बाल कर्तिन ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। ठीक है, तंतु रूपी बाल को कर्तित ऊन भी आप कह सकते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। तो जो भेड़ों की कुछ नस्लें होती हैं उनके बाल क्या होते हैं, तंतु रूपी मुलायम होते हैं। ये कुछ ही भेड़ों की नस्लों में पाया जाता है। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ठीक है, तो कुछ भेड़ों को जो तंतु रूपी मुलायम बाल प्रदान करती हैं, उनके बाल के हिसाब से क्या होता है, भेड़ों का चयन किया जाता है, जो अपनी ही तरह दूसरी भेड़ का क्या करती हैं, जनन करती है। और ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, हमारी वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो आगे देखेंगे हम यहाँ पर ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो ऊन प्रदान करने वाले जंतु के बारे में हम जानेंगे। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। सारणी 3.1 में हम देखेंगे, यद्यपि भेड़ों की ऊन ही उनका एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ के ऊन की ही होती हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ठीक है, तो सिर्फ भेड़ों की ऊन है एकमात्र स्रोत नहीं है, दूसरे स्रोत भी हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है याक। याक क्या है, वो भी प्राणी है जिसका तिब्बत और लद्दाख में बहुत प्रचलित है। यहाँ पे चित्र 3.2 में आपको याक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चित्र 3.3 और 3.4 में यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको अंगोरा बकरी और बकरी। आगे देखेंगे हम, कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। ठीक है, तो जो है कश्मीरी बकरी की त्वचा बहुत ही मुलायम होती है, तो इनसे क्या बनाई जाती हैं, पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऊंट का चित्र दिया गया है, इसका भी उपयोग क्या किया जाता है, ऊंट बनाने में किया जाता है। अब आगे देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। दक्षिण अमेरिका में और कहाँ पर में क्या होता है, लामा और अल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। यहाँ पे चित्र 3.6 और 3.7 में आपको लामा और अल्पेका का चित्र दिखाई दे रहा है। इनसे भी क्या होती है, हमें ऊन प्राप्त होती है। अगर आप 3.2 देखेंगे, 3.2 में देखेंगे हम, उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में
चिपकाई है, ठीक है। तो जिन जिन प्राणियों द्वारा, जंतुओं द्वारा हमें ऊन प्राप्त होता है उनका आपको क्या करना है, चित्र आपकी पुस्तिका में चिपकाना है। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.3 भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। तो भारत और विश्व का आपको मानचित्र लेना है। आपको जो जानवरों द्वारा ऊन प्राप्त होती है वो जानवर कहाँ होते हैं आपको वहाँ पे क्या करना है, दर्शाना है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतु के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे रेशों से ऊन तक की प्रक्रिया देखेंगे हम। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। तो क्या किया जाता है, जो है भेड़ होती है उनके बालों को काट दिया जाता है, फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाया जाता है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। तो किस तरह से जो है रेशों से ऊन प्राप्त होती है हम उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे दिए गए हैं भेड़ पालन और प्रजनन। अब इसमें हम देखेंगे भेड़ पालन और प्रजनन में यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों में चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी जगह पर क्या है, आपने देखा होगा कि जो गडरिये होते हैं वो भेड़ों के झुंड को चराते हुए आपको दिखाई देंगे। भेड़ शाकाहारी होती है, ठीक है। तो जो भेड़ है वो सिर्फ शाकाहारी भोजन ही लेती है। वह क्या खाती है, घास और हरी पत्तियाँ खाती है। भेड़ पालन कर यानी पालने वाला, भेड़ पालक यानी जो भेड़ पालता है उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली यानी बीज में से तेल निकाल लेने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो उन्हें क्या किया जाता है, भोजन के रूप में दिया जाता है। और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। तो सर्दियों के ऋतु में क्या किया जाता है, भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें भोजन में पत्तियां, अनाज और सूखा चारा दिया जाता है। यहाँ पे हमको 3.1 इससे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेंगे थोड़ा। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में हम देखेंगे। 3.1 में भेड़ों को कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली उनकी गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। तो इसके बारे में हम 3.1 नीचे सारणी 3.1 दी गई है उसको हम पढ़ेंगे, अभी समझ लेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ देख लें। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, ठीक है। तो जो भेड़ की कुछ नस्लें होती हैं जिन पे बालों की घनी परत होती है, कुछ पर क्या होती है, बालों की जो परत होती है वो कम होती है, बाल कम घने होते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के ऊन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जो बाल होंगे, भेड़ों के बाल अधिक घने होंगे तो उससे क्या होगा, अधिक मात्रा में अधिक गुणवत्ता वाले ऊन भी क्या होंगे, हमें प्राप्त होंगे। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी इसमें पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में आगे, कि जो है इनका क्या किया जाता है, अच्छी मुलायम तंतु रूपी मुलायम बालों वाली जो भेड़ होती हैं उनका चयन किया जाता है, फिर उनके जनन द्वारा क्या किया जाता है, उसी प्रकार की जो है भेड़ का प्रजनन किया जाता है, जिसे वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। जिनमें से एक जनन किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है।
जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। जब जो भेड़ होती है उसके शरीर पर जो बालों की वृद्धि अच्छे से हो जाती है, वो बाल अच्छे से घने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या किया जाता है, उनकी बालों की कटाई कर ली जाती है। अब आगे देखेंगे रेशों को ऊन में संसाधित करना। अब जो रेशे हैं उनसे क्या किया जाता है, अब हमको क्या करना है, ऊन में उनको संसाधित करना है। तो स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। ठीक है, तो जो स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, उत्पाद होता है। और आपको नीचे जो है चरण दिए गए हैं। सबसे पहला चरण दिया गया है चरण नंबर 1, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ क्या किया जाता है, शरीर से उतार लिया जाता है। जो भेड़ के बाल होते हैं, बालों को त्वचा की पतली परत के साथ है ना उतार लेते हैं। चित्र 3.8 ए में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर चित्र 3.8, हम आगे चित्र में देखेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, भेड़ों के बालों की त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, तो क्या कहलाती है, यह ऊन की कटाई कहलाती है। ये प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो जो नाई द्वारा बाल काटे जाते हैं उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है भेड़ों के शरीर से उनके बाल उतारने के लिए। यहाँ दिया गया है आगे, पहले सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सारणी 3.1 भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें दी गई हैं, उनके बारे में हम जान लें। तो यहाँ पे नस्ल के नाम दिए गए हैं और उनकी गुणवत्ता। ठीक है, और यहाँ पे राज्य जहाँ ये पाई जाती हैं इस प्रकार की नस्लें वाली जो भेड़ होती है। सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं लोही नस्ल वाली भेड़। इसकी गुणवत्ता देखिए, ये अच्छी गुणवत्ता की ऊन हमें क्या करती है, प्रदान करती है। ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। सेकेंड यहाँ पे दिया गया है हमें रामपुर बुशायर। यह भूरी रंग की होती है, भूरी रंग की गुणवत्ता वाली होती है। ये हमें कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है हमारी नाली यानी नली नस्ल वाली भेड़, जिसमें गलीचे की ऊन की गुणवत्ता होती है, जो हमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में प्राप्त होती है। और उसके बाद है हमारा बाखरवाल, जो 19 सालों के लिए क्या होती है, प्रख्यात होती है, फेमस होती है। इसकी गुणवत्ता 19 सालों के लिए होती है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिलती है, जम्मू और कश्मीर में। अब हमारी है मारवाड़ी भेड़ें, जो हैं जो मोटी और रुक्ष ऊन होते हैं जिनके, और ये हमें कहाँ मिलते हैं, गुजरात में। और लास्ट में हमारी है पाटनवाड़ी भेड़ें, पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ें जो है हौजरी के लिए, और ये हमें कहाँ कौन से राज्य में मिलती है, गुजरात राज्य में। इस तरह से आपने देख लिया है सारणी 3.1 में भेड़ों की नस्लों के नाम, उनकी गुणवत्ता और ये किस राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर थोड़ा। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। ठीक है, तो जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, भेड़ों को सर्दी में क्या करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और गर्मी में इसलिए काट लिया जाता है ताकि वो काटने के बाद क्या हो कि वह आसानी से सुरक्षात्मक आवरण के साथ वह जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशे को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहले तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे पहले सबसे पहले ऊन की कटाई, फिर उसका अभिमार्जन होता है, फिर आपका यहाँ पे होता है छटाई। ठीक है, फिर यहाँ पर होगा आपका बर की छटाई,
फिर यहाँ पे रंगाई और लास्ट में उसकी होती है रीलिंग। इस तरह से क्या होता है, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के जो स्टेप्स हैं इस तरह से होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र देख लीजिए। हम यहाँ पे चित्र दिए गए ए में 3.8 ए में दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ए में भेड़ की जो ऊन होती है वो उतारना, इस तरह से क्या किया जाता है, उतारा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, टंकियों में उसका अभिमार्जन किया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, इस तरह से साफ किया जाता है। फिर थर्ड में जो सी है मशीनों द्वारा क्या किया जाता है, अभिमार्जन किया जाता है। और डी में दिया गया है उनसे फिर धागा बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपको आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। ठीक है, तो जो है भेड़ों के शरीर से बाल उतारा जाता है तो उन्हें कोई भी विशेष प्रकार का कष्ट नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांश मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं जैसे आपके उग जाते हैं। ठीक है, जो पहली जो सतह होती है ऊपर वाली वो क्या होती है, अधिकांश मृत कोशिकाएं डेड सेल्स की बनी होती हैं, जिससे क्या होता है वह क्या होती है, साथ ही भेड़ के जो बाल होते हैं वो दोबारा कटने के बाद उग जाते हैं और हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता या फिर भेड़ों को नहीं होता। अब देखिए चरण 2 में देखिए, चरण 1 में हमको समझ में आ गए। अब हम आगे सेकेंड स्टेप है, इसमें क्या है जो है त्वचा सहित तो उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी यहाँ पे देख लीजिए बी में टंकियों में अभिमार्जन ये किस लिए किया जाता है, जो बाल होते हैं भेड़ों के उनको उतारने के बाद शरीर से अलग करने के बाद क्या किया जाता है, धोया जाता है। किस लिए, उनकी चिकनाई धूल और गर्द निकल जाए इसलिए क्या किया जाता है, उन्हें टंकियों में अच्छी तरह से धोया जाता है। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। ठीक है, तो आपको दिखा दिया अभिमार्जन क्या होता है। अब देखेंगे हम आगे, आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। चित्र 3.8 बी और सी में हम देखेंगे। अब देखिए हमारी थर्ड स्टेप यहाँ पे चरण 3 दिए गए, उससे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ है दिया गया हमें। व्यावसायिक संकट, ऊन उद्योग हमारे देश के अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणुओं द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोर्टोस रोग कहते हैं। ठीक है, तो जो छटाई कर भेड़ों की जो बालों की छटाई करने वाला व्यक्ति है उसे क्या हो सकता है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमण हो सकता है, जिससे उसे कोई सोर्टस नाम की जो है घातक बीमारी भी हो सकती है, रोग हो सकता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया व्यावसायिक संकट, इसमें क्या किस तरह से संकट हो सकता है। अब देखेंगे हमारा थर्ड स्टेप जो चरण 3 है हमारा। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमील अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। तो थर्ड स्टेप में क्या है हमारा, अभिमार्जन करने के बाद छटाई की जाती है, फिर जो रोमिल अथवा जो रोएदार बाल होते हैं वो कारखानों में भेज दिए जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, विभिन्न गठनों वाले बालों को छांटा यानी पृथक किया जाता है। अब देखेंगे चरण 4। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। ठीक है, तो बालों को सुखाने के बाद क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशे होते हैं उनको छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ठीक है,
जो कोमल एवं फूले हुए रेशे जो छांटे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चरण 4 आपको समझ में आ गया। आप देखेंगे चरण नंबर 5, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। फिर ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है, अब जो रेशे होते हैं उनके अलग अलग रंगों में क्या किया जाता है, रंगाई की जाती है। क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी और सफ़ेद रंग की होती है। तो सामान्य तो जो भेड़ होती है उनकी जो ऊन होते हैं, उनके बाल होते हैं, क्या होते हैं, काली, भूरी और सफ़ेद रंग की होती है। इसलिए जो रेशे होते हैं उन्हें विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। अब देखेंगे चरण 6 में दिया गया है, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जो लास्ट स्टेप है हमारी, जो अंतिम चरण है वो क्या कहलाती है, हमारी रीलिंग कहलाती है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, रेशे जो होते हैं उन्हें सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेटकर उन्हें धागा बनाया जाता है। जैसा कि चित्र 3.8D में हमने देखा। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, जो रीलिंग की प्रक्रिया है की जाती है। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 3.4। अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। और जो है हमें जो गर्म कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उनके द्वारा प्राप्त होते हैं। और जो है ये हमें ऊन भेड़ों और बकरियों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अब देखेंगे 3.2 रेशम। रेशम यानी सिल्क के रेशे भी जानता रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। ठीक है, तो जो रेशम के रेशे होते हैं वो जानतो रेशे कहलाते हैं। सिल्क के जो रेशे होते हैं, रेशम के जो कीट हैं रेशम के फाइबर को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो जो रेशम प्राप्त करने के बाद रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर भी आप कह सकते हैं। अपनी माता जी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन क्रम के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, तो जो रेशम के कीट होते हैं जिनके द्वारा हमें रेशम प्राप्त होता है, उनका जीवन चक्र क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर एक बूझो का सवाल है, जो बूझो का सवाल हम देख लें। क्या है बूझो, क्या जानना चाहता है? बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जो सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रखते हैं। ठीक है, तो जो सूती कपड़े होते हैं बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है, तो वो हमें इतना गर्म नहीं रख सकते सर्दियों में। तो हमें क्या होता है, सर्दियों में ऊनी कपड़े जो होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें सर्दियों से बचाते हैं और हमारे शरीर को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सर्दियों में ऊनी कपड़े जो हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा जो रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसके बारे में हम जानेंगे। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है। तो जो मादा रेशम कीट होती है वो अंडे देती है और उन अंडे में से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर यानी इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं।
ठीक है। तो जो लार्वा निकलता है वो क्या कहलाता है? कैटरपिलर, या आप इल्ली या रेशम कीट आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्रों को अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। तो जो उसका अलग आगे का जो चरण है वो क्या कहलाता है? प्यूपा या कोशित कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है वो, जो अपना है जो इंग्लिश का 8 होता है, संख्या 8 होती है, उस तरह से क्या करता है अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे दिए गए इस प्रकार से सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। ठीक है, जो कठोर होकर जो सूख कर क्या होता है, रेशम रेशा बन जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, प्रोटीन से बना एक पदार्थ क्या करता है, वो है कैटरपिलर पतले तार के रूप में परिवर्तित होने के बाद क्या होता है, प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूख कर यानी रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। ठीक है, तो जो रेशा बन जाता है जल्दी से क्या करता है, कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लेता है और उससे क्या होता है, प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है और जो आवरण होता है जिससे वो ढक लेता है और जो ऊपर का जो लेयर है, आवरण है, वो क्या कहलाती है, कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। चित्र 3.9 में हम देखेंगे रेशम के आगे के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो रेशम के रेशे होते हैं उनका उपयोग रेशम के जो वस्त्र होते हैं उन्हें बुनने के लिए किया जाता है। क्या आपने कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु यानी जो रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। यहाँ पर देख लीजिए रेशम का जो रेशम कीट का जीवन चक्र है। सबसे पहले ए में देखें, यहाँ पे वयस्क रेशम कीट, एक तो यहाँ पर नर दिया गया है, दूसरा आपको बी में मादा दिया गया है। वयस्क रेशम कीट में नर और मादा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए, यहाँ पे दिया गया है आपको जो रेशम कीट है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको वयस्क रेशम कीट ए नर, बी आपको मादा दिया गया है। फिर सी में दिया गया है शहतूत की पत्ती पर क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। फिर इस तरह से क्या होता है, रेशम कीट होती है। फिर आपको नीचे दिया गया है ई में कोकून में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। फिर लास्ट में एफ में क्या है, कोकून में विकासशील कीट। इस तरह से रेशम कीट का जीवन चक्र होता है। आगे देखेंगे हम रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। ठीक है, तो अलग अलग क्या होता है, इनमें भिन्नता होती है। अतः टसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट क्या है, हमारी शहतूत रेशम कीट है, जो सामान्य रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु यानी चमकदार और लचीला होता है। ठीक है,
तो इस कीट द्वारा जो कोकून प्राप्त होता है हमें क्या होता है, जो फाइबर होता है वो क्या होता है, मृदु होता है, चमकदार और क्या होता है, लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, तो जो भारत है वो व्यावसायिक स्तर पर क्या किया करता है, रेशम का बहुत अधिक प्रमाण में उत्पादन करता है। अब देखें क्रियाकलाप 3.5। क्रियाकलाप 3.5 में विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। ठीक है, तो क्या करना है, रेशम के वस्त्र होते हैं उनके टुकड़े एकत्रित करके आपको एक स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाना है। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कर्तनों की ढेरी से मिल जाएगा। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे सहतूत रेशम, टेसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि को पहचान कीजिए। अब देखिए, रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनसे कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करता है। ठीक है, तो जो कैटरपिलर है विभिन्न प्रकार के रेशम के जो प्रदान करता है उस प्रकार का क्या करना है, आपको रेशम कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास करना है। अब क्रियाकलाप 3.6 में दिया गया है आपको, किसी कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 में करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्रियाकलाप 3.7 में देख लेंगे। चित्र 3.9 की फोटो लिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के लिए चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेता है वह विजेता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो रेशम कीट का जीवन चक्र है उनकी जो विविध अवस्थाएं हैं हमने जो देखा, ठीक है, ABCDEF में जो हमने देखा है वो विविध अवस्थाएं हैं उसकी, वो आपको क्या करना है, काट लेनी है। प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाना है। अब क्या करना है, उन चित्रों को आपस में मिलाना है। ठीक है, जोड़ना है और उनके चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं को सही क्रम में आपको लगाने का प्रयास करना है। और जो भी कोई इससे जल्दी से कर लेगा वो विजेता कहलाएगा। आगे देखेंगे, हमारा क्रियाकलाप यहाँ पर तो कंप्लीट होता है। इसके आगे देखेंगे हम, आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे हम कोकून से रेशम तक। अब कोकून से रेशम तक में पढ़ेंगे हम। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। ठीक है, रेशम प्राप्त करने के लिए आपको रेशम कीटों को पालना पड़ेगा और इन्हें कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर में प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, तो उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के जो फाइबर है, रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। अब रेशम कीट का पालन पढ़ लें। रेशम कीट के पालन में कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं। ठीक है, चित्र 3.10A में दिखाया गया है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। तो जो अंडे होते हैं उनको क्या किया जाता है, सावधानी से कपड़े अथवा पट्टियाँ अथवा कागज पर संग्रहित किया जाता है और जो रेशम कीट के पालक होते हैं उन्हें बेच दिया जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में क्या करते हैं,
उन्हें रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाता है। तो उचित ताप पर इनका किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे जो अंडों के अंदर से जो लार्वा है वो निकल आते हैं। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। ठीक है, तो चित्र 3.10 बी में दिया गया है, हम देख लेंगे आगे। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, और जो वो क्या कहलाते हैं, लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं। दिन रात खाते रहते हैं और आमाप यानी जो साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो दिन रात क्या करते हैं, खाते रहते हैं और अपने साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। चित्र 3.10 सी में दिया गया है, हम देख लेंगे अभी। उससे पहले हम देखेंगे लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। चित्र 3.10 डी में इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए में आपको मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर बी में दिया गया है जो शहतूत के वृक्ष हैं इस प्रकार से। फिर सी में आपको दिया गया शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा। देखिए वो शहतूत की पत्तियाँ खाते रहते हैं, दिन रात खाते रहते हैं, और ये आपकी शहतूत की पत्तियाँ इस तरह से होती हैं। और यहाँ पर दिया गया है आपको डी में कोकून। ठीक है, सीधे देख लिया आपने। अब आगे देखेंगे यहाँ पर रेशम की खोज, थोड़ा इसके बारे में हम जान लें। उससे पहले रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सामागी सी लुंगची ने अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सामागी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से एक कोकून उनकी चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इन्हें कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। इस तरह से क्या है जो है रेशम की खोज हुई। अब देखेंगे रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। तो जो रेशम की फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की जो बड़ी ढेरी होती का उपयोग किया जाता है। और जो है वयस्क कीट में विकसित होने वाले पहले ही कोकून को क्या किया जाता है, धूप में रखा जाता है अथवा तो क्या किया जाता है, पानी में उबाला जाता है या फिर भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रम है उसमें क्या होता है, जो रेशम के फाइबर होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है, तो जो रेशम की रीलिंग है हमारी प्रक्रिया किस तरह की होती है, जो रेशम के रूप में जो उपयोग के कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनके जो धागे बनाए जाते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। ठीक है, तो जो रीलिंग की प्रक्रिया है वो हमेशा विशेषतः मशीनों में की जाती है और जो कोकून में से फाइबर या रेशे को निकालती है।
फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है। फिर क्या होता है, जो रेशम होते हैं उनके फाइबरों की कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। ठीक है, तो जो धागे प्राप्त करने के बाद बुनकर क्या करते हैं, इन्हीं रेशम के धागों को बुनकर वस्त्र तैयार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली जानना चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है। तो जो कपास की जो धागे होते हैं, रेशम के धागे होते हैं, कताई तो की प्रक्रिया तो एक ही तरह की होती है। थोड़ी मतलब जो बुनाई होती है वो क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको प्रमुख शब्द दिए गए, चैप्टर रिलेटेड है। ठीक है, कोकून, कर्तित ऊन, रीलिंग, अभिमार्जन, रेशम कीट पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट, कैटरपिलर संसाधन, इन सभी की जो है परिभाषाएं आपको दी गई हैं, व्याख्या दी गई है आपको। ठीक है, आपने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी, याक से ऊन प्राप्त की जाती है, अतः रेशम ऊन जानता और रेशे कहलाते हैं। और ऊंट, लामा, एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। इस तरह से जो पॉइंट दिए गए हैं आपको एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न दिए गए आपको अभ्यास के, आपको होमवर्क में करना है। सबसे पहले आपको अभ्यास का पहला प्रश्न आपको दिया गया है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। ठीक है, यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, प्रश्न नंबर 1 में देखना है और इन पंक्तियों का आंसर देना है। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है रेशम कीट, कैटरपिलर, बी लार्वा, सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्नलिखित में किसके ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो इनमें से कौन सा ए में आपको दिया है, क में आपको याक दिए गए, इनसे भी आप ऊन प्राप्त करते हैं। बी में ऊँट दिए गए, ग में आपको बकरी दी गई, हमें घने बालों वाला कुत्ता, तो जो कुत्ता होता है उनसे में ऊन प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो नंबर 4 में आपको दिए गए निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आपको शब्द दिए गए, आपको चैप्टर के अंदर से इनका अर्थ बताना है। 5 में आपको दिया गया है ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों के उनके सही क्रम में आपको क्या करना है, लिखना है। प्रश्न नंबर 6 में आपको दिए गए रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाकर जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चैप्टर के अंदर है, आपको इसका आंसर चित्र बनाकर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 7 में आपको दिए गए निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो जो रेशम के उत्पादन से संबंधित है वो शब्द आपको देखने हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपको दिया गया कॉलम ए में से दिए गए कॉलम बी में दिए गए वाक्यों को मिलाना है। और प्रश्न नंबर 9 में आपको दिए गए इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है, रिक्त स्थानों को उन अक्षरों में भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके अभ्यास के प्रश्न पूरे हो गए। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न 1 से 9 आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।